मेरा नाम शालू है। माँ जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि बेटा, बहुत तेज भूख लग रही है, मगर मैं अपनी माँ के लिए खाना कहाँ से लेकर आती। इन दिनों हमारे घर के हालात बहुत खराब चल रहे थे। मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। मेरे पापा वैसे भी विकलांग थे, मगर वो सब्जी का ठेला लगाते थे, जिनसे हमारे पास इतने पैसे तो आ ही जाते थे कि हम लोग अपना गुजारा कर लिया करते थे। मेरे पापा के बड़े भाई भी थे, मेरे ताऊ जी और ताई जी। मेरे ताऊ और ताई जी की कोई औलाद नहीं थी। हमारा बहुत बड़ा घर था। हमारे हिस्से में 2 कमरे थे और 2 ही कमरे मेरे ताऊ जी के हिस्से में भी थे। 2 कमरों में से एक कमरे में हम रहते थे और दूसरे वाले कमरे में हमने किराएदार रखे हुए थे। कुछ पैसे पापा लेकर आते और कुछ पैसे किराए के आते थे। उससे हमारी जिंदगी आसानी से गुजर रही थी। लेकिन जिस दिन मेरे पापा को वायरल बुखार आया था, उसकी चपेट में वो इतनी बुरी तरह से आ गए थे कि वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। उस दिन माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, तेरे पापा की बहुत तबीयत खराब हो रही है, मैं उन्हें अस्पताल लेकर जा रही हूँ। उस समय मैं इंटर के बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी, अपने स्कूल गई हुई थी। मैंने सोचा कि पापा की तबीयत तो पिछले 3 दिनों से खराब है, वो ठीक हो जाएंगे। मगर जैसे ही मैं अपने स्कूल से घर आई तो मैंने देखा कि इर्द गिर्द भीड़ लगी हुई थी। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि इतनी भीड़ हमारे घर के पास आखिर क्या कर रही है। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो घर के अंदर मौजूद सारे ही लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैं धीमे धीमे कदम बढ़ाती हुई ताई जी के करीब गई तो देखा कि वो रो रही थी। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और मुझे एक अजीब तरह की तसल्ली देने लगी। वो मुझे तसल्लियाँ क्यों दे रही थी, ये मेरी समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आई तो सभी लोगों का ध्यान बाहर की तरफ गया था। सब लोग घर के दरवाजे तक जाने लगे। मैंने देखा कि जैसे ही दरवाजे पर एम्बुलेंस की गाड़ी रुकी, गाड़ी से 2 आदमी उतरे। उन्होंने एम्बुलेंस के पीछे का दरवाज़ा खोला और स्ट्रेचर निकाला। स्ट्रेचर पर किसी की डेड बॉडी थी। जैसे ही उन दोनों आदमियों ने डेड बॉडी को ज़मीन पर रखा तो वो लोग गाड़ी के अंदर दोबारा बैठ गए। मगर उसके पीछे पीछे जब मेरी माँ और ताऊ जी एम्बुलेंस से उतरे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ताऊ जी का चेहरा उदास था। स्ट्रेचर पर मौजूद शव को सफ़ेद चादर से ढका गया था। मेरी माँ ने बिलख बिलख कर रोना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये था कि मेरे पापा। मेरे हाथ से मेरा बैग छूट गया था। आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि माँ गई तो पापा को साथ लेकर थी, मगर आई अकेले थी और स्ट्रेचर पर रखा हुआ ये शव मुझे शक में डाल रहा था। जब माँ ने मुझे देखा तो फौरन ही अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ कहने लगी कि बेटा, तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने एक ही झटके में माँ को खुद से अलग किया और मैं ज़मीन पर बैठ गई। मैंने जैसे ही वो सफ़ेद रंग की चादर हटाई तो उस पर लेटा हुआ इंसान मेरे पापा ही थे। उनको देखकर मेरी चीख निकल गई थी और फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बस उस दिन के बाद से ही मैं और मेरी माँ का बुरा समय शुरू हो गया था। पिताजी के मरने के कुछ दिन बाद तक तो ताऊ और ताई जी हमारे साथ बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन उसके बाद उनके दिल में भी लालच आ गया और उन्होंने हमें भी धुतकार दिया। उन्होंने सोचा कि अब उनका भाई तो इस दुनिया से जा चुका है। हमारे कमरे में जो किराएदार थे वो उनसे खुद पैसे लेने लगे थे। कहते थे कि अब इस पूरे घर का मालिक मैं हूँ। मेरी माँ ने उनसे कई बार बहस भी की थी कि ये घर मेरा और मेरी बेटी का भी है, मगर ताऊ जी का कहना था कि हमने तुम्हारे पति के इलाज पर काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दिया, उसका भी तो भरना पूरा करो। माँ कहती थी कि मेरे पति को मामूली सा बुखार आया था, उसकी मौत इसी तरह से लिखी थी, इसीलिए वो चला गया। मगर आप इस बात का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। ताऊ जी झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने मेरे पापा के इलाज पर पैसे उठाए थे। अब इस घर में ताऊ जी और ताई जी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। हम दोनों माँ बेटी रो रो कर यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने हमें पाई पाई से तरसा दिया था। जो किराएदार पहले हमें पैसे दिया करते थे, अब वो उनको पैसे देने लगे थे। मेरे पापा का सब्जी का ठेला जो मेरे पापा लगाया करते थे, वो घर के एक कोने में इसी तरह से पड़ा रहता था। हम दोनों माँ बेटी कुछ ना कर सके थे, सब कुछ बस खामोशी से देखते रहते थे। मेरी माँ इसी सदमे में धीरे धीरे बीमार होती गई कि अब आगे हम लोगों के साथ क्या होगा। हमें तो कोई 2 वक्त की रोटी खिलाने वाला भी नहीं था। मेरी माँ काफ़ी दिनों से बीमार थी। मुझसे कई बार कह चुकी थी कि बेटा, मुझे भूख लग रही है। पहले तो मैं चुपके से ताई जी के सो जाने के बाद रात को उनके किचन से खाना चुरा कर ले आती थी और अपनी माँ को खिला दिया करती थी। भूख तो मुझे भी लगती थी, लेकिन पहले मुझे अपनी बीमार माँ को देखना था।
मेरा क्या था, मैं तो जवान खून थी, थोड़ी बहुत भूखी रह सकती थी, मगर अब मेरे शरीर में भी कमजोरी आने लगी थी। ताऊ जी और ताई जी ने मेरे पापा के मरने के बाद हमसे बहुत अच्छा बदला लिया था। पापा जब जिंदा थे तो वो हमारे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके मरने के बाद तो उन्होंने हमसे ऐसे निगाह फेरी जैसे कोई दुश्मन फेरता है। उन लोगों का मकसद साफ था, वो चाहते थे कि हम इस घर से खामोशी से चले जाएं। मेरे दादाजी ने जीते जी दोनों भाइयों में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बांटी थी, लेकिन फिर भी हम सब लोग मेल जोल से एक ही घर में रहते थे। भले ही हम लोगों का खाना पकाना अलग था, इसी बात का फायदा ताऊ जी उठा रहे थे। वो चाहते थे कि हम दोनों माँ बेटी अब इस घर से चले जाएं और इस तरह पूरा घर ताऊ जी का हो जाएगा। वो लोगों से कह देंगे कि हम खुद ही इस घर को छोड़कर चले गए। वो हमें इसीलिए तंग कर रहे थे और वो ये भी बहुत अच्छे से जानते थे कि हम अब बहुत कमज़ोर हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। मेरी माँ के मायके में भी कोई नहीं था, ले देकर हमारा सहारा सिर्फ मेरे पापा ही थे और अब वो भी जा चुके थे, इसलिए ताऊ जी हमें खूब परेशान कर रहे थे। मैंने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए मगर हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर ताऊ जी हमें खर्चे के पैसे नहीं देते तो क्या हुआ, मेरा इंटर कंप्लीट हो गया, मैं कहीं ना कहीं नौकरी तलाश कर लूँगी। मैंने माँ से कह दिया था कि मैं कल ही किसी नौकरी की तलाश करती हूँ, मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। हम आखिर ऐसे कब तक भूखे प्यासे रहेंगे। इतने में ही ताई जी कमरे के अंदर आईं। उन्होंने मेरी कही हुई बात सुन ली थी। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तो कर लो नौकरी, लेकिन नौकरी करने वाली लड़की यहाँ नहीं रहेगी। मैंने कहा कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, ये घर आपके साथ साथ हमारा भी तो है। ताई जी कहने लगी कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जो करना है खुद करो, हम पर बोझ मत बनो। ये कहकर वो चिढ़ती हुई वहां से चली गई थी। शायद वो हम दोनों माँ बेटी की बातें सुनने के लिए ही आई थी। उनको यही लगता था कि अब हम उनके पति की कमाई खाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमें सुकून से जिंदगी गुजारने नहीं देती और हमें सबसे ज्यादा सुकून की ही जरूरत थी, उनकी मदद की नहीं। कुछ दिन तक तो घर में जो छोटी मोटी चीजें थी उन्हें बेचकर हमने अपना गुजारा कर लिया था। आखिर आगे की जिंदगी ऐसे कब तक गुजर सकती थी। उधर मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मैं उनको भी मेडिकल स्टोर से दवाई लाकर दे दिया करती थी। मुझसे जितना होता मैं उतना ही कर लिया करती थी, लेकिन अब तो मुझे भी किसी काम की ज़रूरत है, इसलिए मैं घर से नौकरी ढूंढने के लिए निकल गई थी। मगर मुझे ऐसे में कहाँ नौकरी मिल सकती थी। मुझे मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ने बताया कि उसके अस्पताल में मेरे करने के लिए एक नौकरी है। वो अस्पताल में नर्स की नौकरी किया करती थी। उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो वहाँ जाकर नौकरी कर सकती हो, तुम्हें वहाँ पर साफ सफाई का काम करना होगा। मैंने उससे फौरन यही पूछा था कि वो लोग मुझे कितने पैसे देंगे, तो वो कहने लगी कि तुम्हें इतने पैसे तो मिल ही जाया करेंगे कि तुम अपना और अपनी माँ का गुजारा आराम से कर सको। इसलिए मैं उस लड़की के कहने के मुताबिक उसी अस्पताल में चली गई थी। मैंने वहाँ जाकर जब अपनी नौकरी के लिए बात की तो उन्होंने मुझे साफ सफाई के काम पर रख लिया था। मेरा काम सिर्फ इतना था कि मुझे वहाँ पर होने वाली गंदगी को बार बार साफ करना था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें 5,000 रुपये महीना दिया करेंगे। मैंने घर आकर जब माँ से इस बारे में बात की तो वो कहने लगी कि बेटा तू ये काम कैसे करेगी। मैंने कहा माँ मैं सब कुछ कर लूँगी, पेट भरने के लिए इंसान क्या नहीं करता, मुझसे भी जितना हो सकेगा मैं कर लूँगी। इसलिए मैं अगले ही दिन अस्पताल में चली गई थी और वहाँ जाकर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर बहुत सारी सफाई कर्मचारी मौजूद थे, जिनमें मर्द भी थे और औरतें भी थीं। मैं अभी वहाँ नई नई थी, इसलिए ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी, लेकिन किसी से भी जान पहचान बढ़ाने की मुझे क्या ज़रूरत थी। मुझे तो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना था। यहाँ पर मुझे सुबह से लेकर रात तक रुकना पड़ रहा था। दोपहर का खाना सब लोग साथ बैठकर खाते थे, लेकिन मैं सबको सिर्फ देख सकती थी। अभी मुझे यहाँ 1 महीना भी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे सैलरी भी नहीं मिली थी, मगर मुझे उम्मीद थी कि मैं धीरे धीरे पैसा कमाऊंगी तो अपने घर का गुजारा आराम से कर लूंगी। इधर मुझे अपनी माँ की भी फिक्र रहती थी कि कहीं ताई जी मेरी माँ के साथ कोई गलत सलूक न करे, लेकिन अब जो वो लोग चाहते थे वही तो हो रहा था। उनको हमारे घर पर जितना कब्जा करना था वो लोग कर चुके, उनको हमारी जिम्मेदारी भी नहीं उठानी थी तो उन्होंने ऐसा भी कर लिया। अब तो अपने लिए जो करना था वो मुझे ही करना था। यहाँ पर मैं सारा दिन भूखी प्यासी रहकर काम करती थी। यहाँ पर काम करने वाले 2 ऐसे लड़के थे जो सिर्फ अपने काम से मतलब नहीं रखते थे, बल्कि हर आते जाते लोगों को देखा करते थे। एक का नाम पंकज और दूसरे का नाम सुधीर था।
ये दोनों लड़के लगभग मेरी उम्र के ही थे। ये लोग मुझे भी देख देख कर ना जाने कैसी कैसी बातें बनाते रहते थे। मुझे उन दोनों से डर लगता था, इसलिए मैं उनसे बची बची रहती थी, उनसे कोई बात भी नहीं करती थी। धीरे धीरे मुझे यहाँ काम करते हुए 15-20 दिन गुजर गए थे। एक दिन तो उन दोनों ने हद ही कर दी थी। मैं अस्पताल के कमरे की सफाई लगाने के लिए गई थी, क्योंकि इस समय एक पेशेंट की छुट्टी हुई थी और कमरा बहुत गंदा हो रहा था। वैसे भी अस्पतालों के कमरों में एक के बाद एक पेशेंट आते रहते हैं और इसी तरह कमरे भी घिर जाते हैं। मैं इस अकेले कमरे की अभी सफाई कर रही थी जब सुधीर और पंकज दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आए। मैंने फौरन ही उन दोनों की तरफ देखा। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। वो दोनों कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी मैं सुधीर को बता ही रही थी कि मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ। आधे घंटे में यहाँ दूसरा पेशेंट शिफ्ट होने जा रहा है। सुधीर ने मेरा ध्यान अपनी बातों की तरफ कर लिया था और पंकज ने खामोशी से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरे हाथ में झाड़ू थी। वो दोनों धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आए। मैंने कहा, हटो यहाँ से, मुझे सफाई करने दो। तो वो कहने लगे कि हाँ हाँ, तुम सफाई करती रहो, हम भी तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आए हैं। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली अपना काम कर सकती हूँ। मगर वो दोनों तो मेरे इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए थे। उन दोनों को देखकर मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने कहा, तुम लोग मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि कुछ नहीं, कहा है ना तुमसे कि तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। मेरी नज़र कमरे के दरवाजे की तरफ गई तो मैं चिल्लाने लगी थी कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किसने किया? वो कहने लगे, अरे तुम घबरा क्यों रही हो और इसमें शोर मचाने वाली क्या बात है? मगर मैंने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया था। मैं उनकी नीयत को अच्छी तरह से समझ गई थी। वो दोनों थे ही ऐसे, लड़कियों पर गंदी नज़र रखते थे। पंकज ने बातों ही बातों में मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि अरे घबराओ मत। मैंने एक झटके से उसका हाथ छुड़ाया और कहा कि हटो तुम दोनों यहाँ से, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मेरा काम हो चुका है। मगर उन दोनों ने मुझे कंधे से पकड़ लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, जिस दिन से यहाँ आई हो हमारी तुम पर नज़र है। मैंने कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? अभी मैं उन दोनों से चीख चीख कर ये बात कह ही रही थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। उन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल को देखा। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो दोनों मेरा मुंह पकड़कर मुझे खामोश कराने की कोशिश कर रहे थे, मगर बाहर खड़ी हुई नर्स बार बार दरवाज़ा बजा रही थी और कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो, अंदर कौन है? वो दोनों डर गए थे, मगर मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द दरवाज़ा खुल जाए, क्योंकि उन दोनों के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। जब काफ़ी देर तक नर्स दरवाज़ा बजाती रही और वो समझ गई कि कोई ना कोई तो अंदर ज़रूर है, तो उसने 2-3 लोगों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लिया था। अब वो दोनों मजबूर हो गए थे कमरा खोलने के लिए, मगर उन्होंने कहा था कि खबरदार, अगर तुमने हम दोनों के बारे में कुछ भी बताया तो मैं अभी भी कुछ कहने की हालत में नहीं थी। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और वहाँ पर मौजूद नर्स ने मुझे जब कमरे के अंदर देखा तो मैं झट से उसके गले लग गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मगर मैं उन दोनों से बहुत डर रही थी। नर्स बार बार मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? और वो चिल्लाकर उन दोनों से भी पूछ रही थी कि तुम दोनों कमरे के अंदर क्या कर रहे थे और दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने? ये लड़की क्यों रो रही है? उसने एक ही साथ उन लोगों से इतने ढेर सारे सवाल कर दिए थे। वो लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने जा रहे थे कि इस लड़की ने ही हमें कमरे में बुलाया था। मेरे मुंह से तो कोई जवाब नहीं बना। मैं वहाँ से फ़ौरन ही भागकर अपने घर आ गई थी। नर्स मुझे आवाज़ लगाती रह गई थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ से किस तरह बचकर आई हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ देर और वो नर्स आकर दरवाज़ा ना बजाती तो शायद वो दोनों मेरे साथ उस बंद कमरे के अंदर कुछ गलत कर सकते थे। मैं रोती हुई जब घर आई तो माँ मेरी हालत देखकर समझ गई थी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मगर मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। मैंने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फिर अगले दिन से मैं अस्पताल नहीं गई थी। माँ मुझसे पूछ भी रही थी कि बेटा क्या हुआ, तू काम पर क्यों नहीं जा रही? मैंने कह दिया था कि माँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे वहाँ काम करना पसंद नहीं है। वो लोग मुझसे बहुत काम करवाते हैं। इधर ताऊ और ताई जी ने अब हमारा पीछा छोड़ दिया था। उनको लगने लगा था कि अब मैं कमाने लायक हो गई हूँ, इसलिए वो हमें ज़्यादा तंग नहीं करते थे।
हमारी तरफ का जो हिस्सा था, उन्होंने हमें उस हिस्से में सिर्फ एक छोटा सा कमरा और छोटा सा आंगन देकर बीच से दीवार खींच ली थी। हमारा हक उन्होंने पूरी तरह से मार लिया था। हाँ, इतना ज़रूर था कि उन्होंने हम दोनों माँ बेटी पर थोड़े कम अत्याचार किए थे। हमें रहने के लिए छत दे दी थी, इतना हमारे लिए काफ़ी था। लेकिन अब मुझे दोबारा वहाँ नहीं जाना था। मैं तो अपनी इज्जत को वहाँ से बाल बाल बचाकर आई थी। उस हादसे के बाद से मैं इतना डर गई थी कि मेरा तो घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। मेरे हाथ में तो 1 महीने की भी सैलरी नहीं आई थी और मैं नौकरी छोड़कर बैठ गई थी। इधर माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वक्त से पहले वो बूढ़ी हो गई थी। मेरी पड़ोस वाली लड़की कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे घर आई और कहने लगी कि शालू, तुम तो अस्पताल में नौकरी कर रही थी। आज जब उसी अस्पताल में मैं गई तो मुझे पता चला कि तुम वहाँ पर नौकरी नहीं कर रही हो, तुम वहाँ से चली गई हो। मैंने उससे कहा कि मुझे वहाँ पर नौकरी नहीं करनी, मेरे साथ वहाँ कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। मैंने उसे पूरी बात बता दी थी तो वो कहने लगी कि तुम्हारे साथ तो सच में बहुत गलत हुआ। मैंने उससे कहा कि मैं कहीं और नौकरी कर लूँगी, किसी ऐसी जगह जहाँ पर मेरी इज्जत भी महफूज हो और मुझे पैसे भी मिले। मैं ऐसी किसी भी जगह काम नहीं करना चाहती जहाँ पर मेरी इज्जत जाने का मुझे खतरा हो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि चलो, तुम्हारे लिए कहीं नौकरी का बंदोबस्त हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। मैंने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन गुजरे तो मैं मेडिकल स्टोर से माँ की दवाई लेने के लिए गई हुई थी। जब मैंने वहाँ पर एक आदमी को दवाई खरीदते हुए देखा, जो दवाई भी ले रहा था और उसके कान पर मोबाइल भी लगा हुआ था। वो बातें कर रहा था कि मेरी पत्नी की इन दिनों तबीयत खराब चल रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी की देखभाल करने के लिए मुझे कोई नौकरानी मिल जाए। मैंने जब उस आदमी को इस तरह की बातें करते हुए सुना तो मैंने अपने कदम वहीं पर जमा लिए थे। मैं सोच रही थी कि जब ये फ़ोन बंद करे तब मैं इससे पूछूं कि नौकरानी की ज़रूरत हो तो मैं नौकरानी का काम करने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी देर तक वो फ़ोन पर बात करता रहा। इतने में मेडिकल स्टोर वाले ने उसका सामान भी पैक कर दिया था और उसने मुझे भी दवाई दे दी थी। मैं एक साइड पर खड़ी हो गई थी। जब उसने बात कर ली तो वो मेडिकल स्टोर वाले से सामान लेने लगा और उसने उसको पेमेंट भी कर दी थी। उसी समय मैंने उसे रोक लिया और कहा कि आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, आपको नौकरानी की ज़रूरत है। दरअसल मुझे नौकरी चाहिए, क्या मैं आपके घर नौकरी कर सकती हूँ? मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो आप जैसी ही जवान लड़की की ज़रूरत है जो मेरी पत्नी का ख्याल अच्छी तरह से रख सके। उसने मुझे अपना कार्ड दिया और कहने लगा कि कल इस एड्रेस पर आ जाना। मैं बहुत खुश हुई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें तनख्वाह भी ठीक दी जाएगी और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। मैं तो बहुत खुश हो गई थी और ये खुशी जल्दी से आकर मैंने अपनी माँ को सुनाई। माँ कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इन दिनों हमारे घर में बहुत शांति छाई हुई थी क्योंकि ताऊ जी की तबीयत खराब हो रही थी और ताई जी उनकी सेवा करने में बिजी थी। इसलिए उन दोनों पति पत्नी का ध्यान हम माँ बेटी पर नहीं जा रहा था। अगले दिन मैं उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पर चली गई। मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि उनका घर तो काफ़ी बड़ा था। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो एक लगभग 45 या 50 साल की उम्र की एक औरत सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो बीमार है। मैं घर के अंदर चली गई थी। उस औरत ने मुझे गौर से देखा और कहने लगी कि तुम कौन हो? मैंने उसे वो कार्ड दिखाया जो मुझे उस आदमी ने दिया था। वो कहने लगी कि ये तो हमारे यहाँ का कार्ड है। इस समय वो आदमी भी अपनी शर्ट की आस्तीन मोड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने जब मुझे देखा तो कहने लगा, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो कल मुझे मेडिकल स्टोर पर मिली थी? मैंने कहा कि जी सर, आपने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ काम करने के लिए आना है। वो कहने लगा कि हाँ हाँ, वैसे तो हमारे घर में काफ़ी सारे नौकर हैं, मगर मुझे अपनी पत्नी का पर्सनल ख्याल रखने के लिए अलग से एक नौकरानी की ज़रूरत थी। तो तुम अब यहाँ पर आ गई हो तो अपना काम भी समझ लो। तुम्हें मेरी पत्नी का बहुत बहुत ख्याल रखना है, हमेशा मेरी पत्नी के साथ ही रहना है। इसका मतलब ये था कि औरत इस आदमी की पत्नी थी, मगर इस आदमी और इस औरत की उम्र में मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा था। ये लोग काफ़ी अमीर थे। वो औरत अपने पति से कहने लगी कि अखिलेश, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे लिए पर्सनल नौकरानी रखने की? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसने अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखे और कहने लगा कि तुमने देखा नहीं तुम कितनी कमज़ोर होती जा रही हो, ऐसे रखते हैं अपना ख्याल। वो दोनों इस बात पर धीमे से मुस्कुराए और उसकी पत्नी ने मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गई तो उसने नौकर को आवाज़ लगाई कि चाय लेकर आ जाओ। उन्होंने मुझसे मेरी सारी जानकारी ली और फिर कहा कि कल से काम पर आ जाना। मैं वहाँ से वापस लौट आई थी।
उन लोगों का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। मुझे लगा था कि वहाँ मैं मर्दों की गंदी नज़र से भी महफूज रहूंगी। इस औरत की देखभाल तो मैं आराम से कर सकती हूँ, मुझे इधर से उधर भी जाना नहीं पड़ेगा। एक ही घर में काम करना मेरे लिए काफ़ी आसान बात थी। अगले दिन जब मैं यहाँ काम पर आई तो मैंने देखा कि मालकिन मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उनका नाम प्रिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मुझे मालकिन कहकर मत बुलाना, प्रिया मैडम कहकर बुला सकती हो। प्रिया मैडम के बारे में मैंने सारी जानकारी निकाल ली थी। उन्होंने मुझे बता दिया था कि उन्हें खाने में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। उनको साफ सफाई बहुत पसंद थी। उनके कपड़े और उनकी ज़रूरत की हर चीज़ के बारे में उन्होंने मुझे बता दिया था। अब मुझे उस हिसाब से ही सारे काम करने थे। सबसे पहले जाते ही मैंने उनके कमरे की सफाई की तो उन्हें मेरे हाथ की सफाई बहुत पसंद आई थी। वो मुझसे बातें भी करती रहती थी। एक दिन मैंने उनके घर में जितना भी काम किया उसके उन्होंने मुझे रात को ही पैसे दे दिए थे, मगर मैंने उनसे मना भी किया तो वो कहने लगी कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी मासूमियत है। मैंने रात को जब घर जाकर वो पैसे अपनी माँ को दिए तो माँ बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा कि ये पैसे तो तुम ले आई हो, मगर तुम अपना वहाँ बहुत ध्यान रखना। इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोगों की आड़ में बुरे लोग भी छुपे होते हैं। मैंने कहा माँ, वो लोग ऐसे नहीं हैं, दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हैं। अब मैं रोज़ वहाँ काम करने के लिए जाती और जितना हो सकता प्रिया मैडम की देखभाल करती थी। एक दिन मैं प्रिया मैडम के सर में तेल लगाकर मालिश कर रही थी। प्रिया मैडम मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी और मेरे घर परिवार के बारे में भी। तो मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि हम लोगों के हालात किस तरह से ख़राब हुए। मेरे बारे में जानकर उन्हें अफसोस हुआ था। फिर मैंने उनसे उनके बारे में पूछा कि उनकी और मालिक की शादी कब हुई। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी शादी को 20 साल बीत चुके हैं, उनके पास कोई औलाद भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो एक मामूली इंसान था और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे अकेले ही पालकर जवान किया। मेरे पापा के पास बहुत सारी दौलत थी, उनका जो कुछ भी था वो मेरा ही था। मेरे पापा मेरी शादी अपने ही जैसे किसी अमीर लड़के से करवाना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मैं अखिलेश से प्यार करने लगी थी। अखिलेश की और मेरी दोस्ती हमारे कॉलेज में हो गई थी। वो स्कॉलरशिप की बेस पर पढ़ रहा था, जबकि मैं तो एक अमीर बाप की बेटी थी। पापा मेरी और अखिलेश की शादी पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे क्योंकि अखिलेश कोई काम नहीं करता था। लेकिन मेरे जिद करने पर पापा ने मेरी शादी अखिलेश के साथ करवा दी। मगर मेरी शादी के कुछ साल बाद मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी और अब मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे पापा का ही है। अखिलेश उनका ही बिजनेस संभाल रहे हैं। मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला। मैं अखिलेश से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना मैंने शायद कभी किसी से नहीं किया। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक मुझसे बातें कर रही थी, फिर अचानक उनका मन उदास हो गया और उन्होंने बातें करते करते ही एक ऐसी बात कही जिस पर मैं शॉक्ड रह गई थी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में मैंने जिसे चाहा हमेशा उसने मेरे साथ बेवफाई की है। मैंने उनसे कहा कि अभी तो आप कह रही थी कि आपके पति भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पापा भी आपसे बहुत प्यार करते थे, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो। इस बात पर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि तुम मेरी बात नहीं समझोगी। उस दिन के बाद मैंने उनसे कभी कुछ नहीं पूछा, मगर मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं कर रही थी। उनका हर छोटा बड़ा काम मेरी ही जिम्मेदारी था। मुझे यहाँ नौकरी करते करते 3 महीने हो गए थे। इस सब में अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि प्रिया मैडम को आखिर कौन सी बीमारी है, क्योंकि उनके पति ने यही तो बताया था कि वो बीमार रहती हैं। वो इसीलिए अपनी पत्नी के लिए नौकरानी रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि मैं उनके सारे काम खुद करती थी, मगर प्रिया मैडम को दवाई उनके पति ही दिया करते थे। ये शायद उनका पर्सनल मैटर था, मुझे उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। एक पति अगर अपनी पत्नी से सारा दिन दूर रहे और रात को उसे वो अपने हाथों से दवाई खिलाए तो ये तो अच्छी बात है, मगर अखिलेश साहब मुझे कुछ ठीक नहीं लगते थे। एक दिन प्रिया मैडम ने मुझसे अपना कुछ ज़रूरी सामान बाजार से मंगवाया था। जब मैं वो लेने के लिए बाजार गई और वहाँ से वापस आई तो मैंने देखा कि उनके पति फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। हालांकि हर इंसान फ़ोन पर किसी न किसी से बात करता है, मुझे इसमें हैरान नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मेरा हैरान होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो किसी औरत से बात कर रहे थे। वो प्रिया मैडम के सामने तो ऐसे मोहब्बत जताया करते थे
जैसे वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन उस दिन मैंने जब उनको फ़ोन पर किसी औरत से बात करते हुए सुना तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे कदम दरवाजे पर ही जमकर रह गए थे। मैं खामोश खड़ी हुई उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। वो फ़ोन पर मौजूद औरत से कह रहे थे, तुम फिक्र मत करो, हमें खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, एक ऐसी ज़िंदगी जहां हमारे पास सब कुछ होगा। बस अब हमारी खुशियों भरे दिन दूर नहीं हैं। जब मैंने ये सुना तो मुझे बेहद अफसोस हुआ था कि क्या सच में अखिलेश साहब अपनी पत्नी को धोखा दे रहे थे। प्रिया मैडम ने एक दिन बातों ही बातों में मुझे ये भी बताया था कि उनकी और उनके पति की उम्र में पूरे 20 साल का फ़र्क है। तभी तो उनके पिता को उनकी इस शादी से ऑब्जेक्शन था। उसी दिन जब मैं कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि प्रिया मैडम मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। वह मुझे देखकर कहने लगी कि तुम कहाँ रह गई थी। मैंने कहा कि बाहर ट्रैफिक बहुत था, इसलिए देर हो गई। कुछ वक्त और इसी तरह से गुजर गया था। अब मेरी नज़र ना जाने क्यों हमेशा अखिलेश साहब पर ही रहती थी। प्रिया मैडम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। जिस दिन से मैं यहाँ आई थी उसी दिन से मैंने उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं देखा था। हालांकि मैं उनका बहुत ख्याल रख रही थी, उनके पति उनको दवाइयाँ भी टाइम से दे रहे थे, तो फिर ऐसी क्या बात थी। यही बात जब मैंने एक दिन प्रिया मैडम से पूछी तो वो कहने लगी कि मुझे अपनी मौत करीब आती नज़र आ रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हो, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। वो जब चाहे जिसे अपने पास बुला ले और जिसे चाहे अपने पास ना बुलाए। वो कहने लगी कि हाँ, मगर मेरी ज़िंदगी का ये वक्त कुछ ऐसा ही गुजर रहा है। मैं कहने लगी कि आप बिल्कुल ठीक बात करते करते अचानक से उदास क्यों हो जाती हो। वो कहने लगी कि पता नहीं क्यों, मगर मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। वो बातों ही बातों में कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह जाती थी कि मैं उनकी बातों को सोचती रह जाती थी। अब वो धीरे धीरे मुझ पर बहुत भरोसा करने लगी थी। उन्होंने घर के सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था। कहती थी कि घर में हम 2 लोग ही तो हैं, घर के सारे काम अकेली शालू ही कर लिया करेगी। मुझे भी उनके घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि इस घर में ज़्यादा कोई काम नहीं था। मालकिन को बस मेरे साथ अच्छा लगता था। वो मुझसे कहती थी कि तुम हमेशा मेरे आसपास रहा करो, रात को जब तुम अपने घर चली जाती हो तो मेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा क्यों, आपका मन मेरे बिना क्यों नहीं लगता? पहले तो मैं यहाँ नहीं थी, अभी कुछ महीने पहले ही तो आई हूँ। तो वो कहने लगी कि हाँ, मगर तुमसे एक अजीब सी मोहब्बत हो गई है। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे। प्रिया मैडम दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। मैंने एक दिन उनके पति से कहा भी था कि आखिर वो इतनी बीमार क्यों रहने लगी हैं, आप उनका इलाज क्यों नहीं करवाते? तो उन्होंने कहा कि प्रिया का इलाज तो चल रहा है और अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। एक दिन भी अगर मैं प्रिया मैडम के घर काम पर नहीं जाती तो वो मुझे फ़ोन करके बुला लिया करती थी। मेरी माँ हमेशा मुझसे यही कहती थी कि बेटा तू वहाँ अपना ध्यान रखना, मगर मुझे ये लोग इतने अपने लगने लगे थे कि मुझे इनके घर में हर तरह से खुशी मिलती थी। प्रिया मैडम मुझे अपने पुराने कपड़े भी दे दिया करती थी। रात को जो खाना बचता वो भी मैं घर ले आया करती थी। माँ और मैं एक साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन अब इन दिनों उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो ज़्यादातर सोती ही रहती थी। मैं हमेशा प्रिया मैडम को सेहतमंद खाना बनाकर दिया करती थी जिससे उनकी सेहत बनी रहे, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर हो रही थी। एक दिन प्रिया मैडम ने मुझसे कहा कि शालू, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है, क्या तुम मेरा वो काम करोगी? मैंने कहा कि जी, मैं तो आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहने लगी कि तुम बाज़ार चली जाओ और वहाँ जाकर मुझे खुफिया कैमरा लाकर दे दो। उनकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। मैंने सोचा कि आखिर इनको खुफिया कैमरे की क्या ज़रूरत है। मुझे लगा कि शायद वो मुझे खुद बताएंगी, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ मुझे पैसे दिए और कहने लगी कि बाज़ार से जाकर जो मैंने कहा है वो लेकर आ जाओ। मैं उसी समय बाज़ार चली गई थी और मैंने उनको कैमरा लाकर दे दिया था। वो एक छोटा सा कैमरा था जिसको खुफिया तरीके से कमरे में सेट करना था। फ़िलहाल वो कैमरा उनको लाकर देने के बाद मुझे ये नहीं पता चला कि उन्होंने उस कैमरे का क्या किया, उसे अपने घर में लगाया या फिर उन्होंने वो किसी और के लिए मंगाया था। कई दिन और इसी तरह से गुजर गए। एक रात जब मेरा घर जाने का समय हुआ तो बारिश बहुत तेज़ की हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अक्सर मैं अपने घर को तभी जाती थी जब अखिलेश साहब घर पर आ जाते थे। उनके आने के 5 या 10 मिनट बाद मैं अपने घर चली जाती थी, लेकिन आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अखिलेश साहब से कहा
कि आप मुझे घर छोड़कर आ जाइए। तभी प्रिया मैडम कहने लगी कि नहीं नहीं शालू, बहुत तेज बारिश हो रही है, थोड़ी देर रुककर चली जाना। आज मैं सुबह से ही देख रही थी कि प्रिया मैडम के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, मगर घर से माँ का फ़ोन आ गया था। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मौसम भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैंने माँ को समझाया, इधर प्रिया मैडम की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे अपने साथ रोकना चाहती हैं, मगर माँ ने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि नहीं बेटा, घर आ जा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर मुझे अब बारिश रुकने का इंतज़ार करना था और कुछ भी करके घर जाना था। मैंने अखिलेश साहब से कहा कि इतनी रात हो रही है, आप मुझे ड्राइवर के साथ घर भिजवा दीजिए। प्रिया मैडम कहने लगी कि अरे ड्राइवर के साथ जाने की क्या ज़रूरत है, अखिलेश तुम्हें खुद घर छोड़कर आएंगे, रात का समय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम रुक जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो वो मुझे रुकने की परमिशन दे देती। आज उन्होंने ना जाने क्यों मुझे गले भी लगाया था और कहने लगी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक से घर जाना। मैं अखिलेश साहब के साथ अपने घर आ गई थी। उन्होंने गाड़ी से मुझे मेरे घर छोड़ दिया था और फिर वो वापस चले गए थे। मैं जब घर आई तो देखा कि माँ की तबीयत सच में ठीक नहीं थी। अब तो मैंने उनको डॉक्टर को दिखा दिया था, इसलिए उनकी डॉक्टर की ही दवाइयाँ चल रही थी। वो दवाई लेकर सो गई थी। मेरे आने के बाद उन्हें तसल्ली मिल गई थी कि आखिरकार मैं उनकी एक ही तो बेटी थी। इस बिगड़ते हुए मौसम में वो मुझे खुद से दूर नहीं देख सकती थी। सारी रात मुझे भी ना जाने किस बात की बेचैनी थी। मैंने हमेशा ही प्रिया मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट और उनकी आंखों में उदासी देखी थी। ना जाने उनकी आंखों में उदासी किस बात से रहती थी। फिलहाल सारी रात मैं उनके बारे में सोचती रही थी। सुबह जब दिन निकला तो मैं नाश्ता करने के बाद फिर से प्रिया मैडम के घर चली गई थी, मगर वहां जाने के बाद वहां का नज़ारा कुछ अलग ही था। एक ऐसा नज़ारा जो बड़ा ही खतरनाक था। वहां पर सफ़ेद कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग खड़े थे, सबकी आंखें नम थीं। मैं धीमे धीमे कदमों से जब घर के अंदर गई तो मैंने देखा कि घर में पुलिस भी मौजूद थी। अखिलेश साहब फूट फूट कर रो रहे थे, मगर जैसे ही उन्होंने मुझे घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। यही है वो लड़की जिसने मेरी पत्नी को मारा है। मैंने उन्हें चौंक कर देखा। फिर मेरी नज़र प्रिया मैडम के बिस्तर पर गई, जो बिस्तर पर बेसुध लेटी हुई थी। धीरे धीरे मैं उनके करीब गई। मैंने उनको हिलाने की कोशिश की तो वो कोई हरकत नहीं कर रही थी। पुलिस कांस्टेबल ने मुझे पकड़कर पीछे किया। मैं जोर से चीखने लगी। इसका मतलब था कि प्रिया मैडम इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन कल रात तो मैं उन्हें बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ कर गई थी। उन्हें क्या हो गया? ऊपर से अखिलेश साहब बार बार सब लोगों के सामने चीख चीख कर कह रहे थे कि यही है वो नौकरानी, मेरी पत्नी के लिए खाना बनाया करती थी, जो उसका ख्याल रखती थी। इसने मेरी पत्नी को मार दिया। कल रात इसके जाने के बाद ही मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ी। मैं उसे अस्पताल लेकर गया तो अस्पताल वालों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हो साहब? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतनी ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे वहां पर खड़ी महिला इंस्पेक्टर से अरेस्ट करने के लिए बोल दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में हथकड़ियाँ पहनाने लगी। मैंने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। वहां पर मौजूद सारे ही लोग तमाशा देखने लगे, मगर कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया और पुलिस मुझे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आई थी। मैं वहां पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी। न जाने अखिलेश साहब ने मुझ पर किस बात का इल्ज़ाम लगाया था, और सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे प्रिया मैडम की मौत का था। वो मर गई थी, मगर कैसे? और इस सब का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों आ रहा था? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे इन लोगों ने जेल में बंद कर दिया था। अभी मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आए और उनके साथ एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ, तुमने प्रिया जी को क्यों मारा? मैंने कहा कि मैंने नहीं मारा उनको, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? तो वो कहने लगी कि यही पूछने के लिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं, बताओ हमें कि तुमने उन्हें क्यों और किस लिए मारा। मैंने कहा कि आप लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने उनको नहीं मारा, मैं आप लोगों से कई बार कह चुकी हूँ। उस लेडी कांस्टेबल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और वो बार बार मुझसे उस इंस्पेक्टर के साथ मिलकर सच्चाई जानने की कोशिश करती रही, मगर मैं कुछ नहीं जानती थी।
उन लोगों का कहना था कि प्रिया जी के लिए खाना तुमने ही बनाया था और उस खाने से जहर मिला है। इसका मतलब यही है कि खाने में जहर तुमने ही मिलाया है, क्योंकि घर में तुम्हारे अलावा कोई और नौकर नहीं है। तुम ही प्रिया जी की खास नौकरानी हो। मैंने कहा, मैं तो उनको खाना खिलाने के बाद अपने घर वापस चली गई थी। मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मेरे सामने वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वहां पर मौजूद लेडी कांस्टेबल बार बार मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रही थी और कह रही थी कि सच बोलो। सच यही था, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, मगर मेरी कोई भी सुनने वाला नहीं था। वो लोग मुझसे पूछताछ करने के बाद वहां से जा चुके थे। मुझे अपनी माँ की फिक्र हो रही थी, जो बीमार थी, और मेरी चिंता में खुली जा रही होंगी कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। ये बात मेरे ताऊ और ताई जी को पता चली तो वो भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि वो लोग तो पहले ही हमारे किसी काम नहीं आना चाहते थे। 2 दिन मुझे इसी जेल में बंद हुए गुजर गए थे। हर कोई आता, मुझसे अपने अपने तरीके से सवाल जवाब करता और चला जाता था। यहाँ मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। मैं यही सब सोच रही थी कि आखिर मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है, ऐसा जुर्म जो मैंने किया ही नहीं है। मैं अपने लिए प्रार्थना कर रही थी कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। मेरी माँ को अगर पता चल गया कि उनकी बेटी जेल में है तो वो जीते जी मर जाएंगी। उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर अचानक मुझे याद आया कि प्रिया मैडम ने एक दिन मुझसे कैमरा मंगवाया था, मगर समझ नहीं आ रहा था कि उस कैमरे का आखिर उन्होंने क्या किया। और उनके पति का भी तो किसी से अफेयर चल रहा था। मैंने उनको खुद अपनी आंखों से किसी दूसरी लड़की से फोन पर बातें करते हुए सुना था। क्या उनके पति ने उनको मारा है? मगर वो कैसे मार सकते हैं? वो तो खुद मुझे मेरे घर छोड़ने आए थे, लेकिन उसके बाद तो वो वहां से चले गए थे। हो सकता है बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया हो। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे यहाँ जेल में बंद हुए 3 दिन गुजर गए थे। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन एक न्यूज़ रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए वहां आई थी। मैं उस लड़की से बहुत डर रही थी। उसने मुझसे कहा कि तसल्ली रखो, मैं तुम्हारा सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ, मुझसे डरो मत। तुमने अपनी मालकिन को कैसे मारा, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैंने अपनी मालकिन को नहीं मारा है। वो कहने लगी, मगर सब लोग तो यही कहते हैं कि तुमने अपनी मालकिन को उसके घर में चोरी करने के लिए मारा। उसके पति का भी यही कहना है कि तुम उसकी कीमती चीज़ों पर नज़र रखती थी। मैंने कहा कि नहीं, वो इंसान झूठ बोल रहा है, बल्कि उस इंसान ने ही अपनी पत्नी को मारा होगा, क्योंकि उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने खुद उन्हें देखा था किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करते हुए। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी जब उस लड़की ने मुझे अपना नाम साक्षी बताया, और वो कहने लगी कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, जो जो तुम्हारे साथ हुआ। मैं तुमसे सच्चाई जानने के लिए ही आई हूँ, बल्कि मैं दुनिया वालों के सामने तुम्हारी बातें लेकर आना चाहती हूँ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो कहने लगी कि हाँ बताओ, कैसी मदद? मैंने कहा कि यहाँ कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानती हूँ कि इन लोगों को मेरे मालिक ने खरीद लिया है। मालकिन ने एक दिन मुझसे खुफिया कैमरा मंगवाया था। मैं उनकी हर ज़रूरत का सामान उन्हें घर में ही लाकर दे दिया करती थी, लेकिन उन्होंने कैमरा किसके लिए मंगवाया था ये मैं नहीं जानती थी। क्या आप उस खुफिया कैमरे को उस घर में तलाश कर सकती हो? अगर वो खुफिया कैमरा मिल गया तो हो सकता है कि ये बात पता चल जाए कि प्रिया मैडम को किसने मारा है। उस लड़की ने कहा, मगर तुम्हारी प्रिया मैडम को तो जहर दिया गया था। मैंने कहा कि उस कैमरे से हमें कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे मेरी बेगुनाही साबित हो सके। देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। उस लड़की को मुझसे हमदर्दी हुई तो वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें ज़रूर इस जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने प्रिया जी की हत्या की है तो तुम्हें लंबी सज़ा हो सकती है। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब जब मैंने कुछ किया हो। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी और मैंने उनको ये भी बता दिया था कि अखिलेश साहब का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। उस लड़की ने मेरी बहुत मदद की। उसने दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ की एक लेडी पुलिस कांस्टेबल से मुलाकात की, क्योंकि वो लेडी उसके जानने वाली थी और बहुत अच्छी और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर थी। उस कमरे के बारे में शायद अखिलेश साहब भी नहीं जानते थे, इसलिए पुलिस ने उस घर पर छापा मारा और वहाँ के कोने कोने को तलाश किया तो पता चला कि वहाँ से कैमरा बरामद हुआ था।
कैमरा प्रिया जी के कमरे में लगा हुआ था। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग भी कुछ दिनों के बाद आ गई थी और जब उस रिकॉर्डिंग को देखा गया तो एक नई बात सबके सामने आई थी, एक ऐसा सच जो शायद मैं भी नहीं जानती थी। घर की तलाशी ली गई तो घर से एक डायरी भी बरामद हुई थी और पता चला कि प्रिया जी को मारने वाला इंसान उनका पति ही नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। उनके पति की गर्लफ्रेंड मेरे वहां से जाने के बाद घर के अंदर दाखिल हुई थी। उसने खामोशी से प्रिया मैडम की दवाई में जहर छिड़क दिया। उस समय प्रिया मैडम घर में मौजूद थी, मगर उनको ये नहीं पता था कि घर में उनके अलावा भी एक और औरत मौजूद है। जब प्रिया मैडम के पति घर वापस आए तो उन्होंने उनको दवाई खिलाई। वो दवाई खाने के बाद उस रात प्रिया मैडम के मुंह से झाग निकलने लगे। उनके पति घबराने लगे। प्रिया मैडम ने उसी समय दम तोड़ दिया था। तभी कमरे के अंदर उनकी गर्लफ्रेंड आ गई। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा किया और उससे कहने लगी कि दिव्या, देखो ना अचानक प्रिया को क्या हो गया, मैं इसे अस्पताल लेकर चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें अब इसे कहीं भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आज मैंने इसका काम खत्म कर दिया। कितने सालों से तुम इस औरत को मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम समझ रहे हो कि ये अपनी मौत मरेगी, मगर ये तो अभी तक अपनी मौत नहीं मरी। तुम इसे कैसी दवाइयाँ दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम भी इसे मारना नहीं चाहते। तुम इसे नशे की दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी करके दे रहे हो, तभी तो ये अभी तक नहीं मरी। हाँ, उन दवाइयों से ये बीमार जरूर रहने लगी। आज तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक आइडिया आया कि मुझे इसकी दवाई में जहर मिला देना चाहिए। तुम ही तो इसे अपने हाथों से दवाई खिलाते हो ना, तो आज तुमने अपने हाथों से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनकर अखिलेश साहब गुस्सा होने लगे। उन्होंने कहा कि दिव्या, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इसकी मौत का इल्जाम हम पर आ सकता है। दिव्या हंसकर कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका भी मैंने इंतजाम कर दिया है। जब सबको पता चलेगा कि ये मर चुकी है तो इसका इल्जाम तुम इसकी नौकरानी पर लगा देना, जिसको तुम अभी घर छोड़ने गए थे। मैंने उसके बनाए हुए खाने में भी जहर मिला दिया है। लोगों से कह देना कि तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे और डॉक्टर ने कहा है कि जहर खाने से इसकी मौत हुई है। सुबह तुम पुलिस को बुला लेना और पुलिस को बुलाकर इसकी मौत का इल्जाम नौकरानी पर लगा देना। पुलिस आसानी से उस लड़की को गिरफ्तार कर लेगी और हम लोग साफ बच जाएंगे। ये सारी दौलत हमारी हो जाएगी और फिर हम लोग खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया था कि मैं बेगुनाह हूँ, मगर ये भी पता चल गया था कि उनका पति उन्हें काफी समय से बीमार कर रहा था। वो चाहता था कि बीमार रहते रहते एक दिन प्रिया जी मर जाएं, मगर उनकी मौत तो भगवान के हाथ में थी। ये केस काफी दिनों तक चलता रहा था और मुझे फिर बाइज्जत रिहा कर दिया गया था। उस रिपोर्टर ने मेरा बहुत साथ दिया था, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग से अखिलेश साहब और उनकी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया था। उन्होंने बताया था कि वो काफी समय से अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने जब उनसे शादी की थी तब भी उनका यही मकसद था कि वो अपनी पत्नी की सारी जायदाद अपने हवाले कर लेंगे, मगर उनके पिता ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी। अब वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी मर जाए और सारी जायदाद उनकी हो जाए और वो अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर लें। उन्हें प्रिया जी पसंद नहीं थी क्योंकि उनकी उम्र काफी थी। उनके पति ने सिर्फ उनसे शादी दौलत के लालच में की थी। प्रिया जी ने एक दिन मुझे बातों ही बातों में बताया भी था कि वो जिससे बहुत प्यार करती हैं वही उनको धोखा दे रहा है। अब मुझे समझ आए थे उनके ऐसे शब्दों के मतलब, क्योंकि उनको पता था कि उनके पति उन्हें बीमार करने की दवाइयाँ दे रहा है। वो बेचारी खुशी खुशी उन दवाइयों को खा रही थी। इसका मतलब ये था कि वो सब कुछ जानकर भी अनजान थी और उन्हें ये भी पता था कि किसी न किसी दिन उनके पति उनके साथ कोई बड़ा खेल खेल सकता है। उन्हें ये भी पता था कि उनके पति का अफेयर चल रहा है, क्योंकि घर से उनकी जो डायरी बरामद हुई थी उस डायरी में उन्होंने वो सब कुछ लिखा था जो उनको महसूस होता था। वो डायरी उनकी तिजोरी से बरामद हुई थी। वो अपनी डायरी को बहुत संभाल कर रखती थी। इस डायरी के बारे में मुझे भी नहीं पता था। वो रात के समय अपने पति के सो जाने के बाद डायरी लिखती थी। उस डायरी में लिखी हुई एक एक बात मेरी बेगुनाही का सबूत दे रही थी, इसलिए मुझे रिहा कर दिया गया था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर मेरा पति मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं खुशी खुशी उसके हाथ से मर जाऊंगी, मगर वो मेरी पीठ पीछे जो कर रहा है भगवान उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैं उस पर बहुत भरोसा करती हूँ, उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कभी उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती और अपनी आंखों के सामने उसे उदास नहीं देख सकती। उनको अपने पति की एक एक हरकत के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने मुझसे कैमरा मंगवाया था।
वो चाहती थी कि उनके मरने के बाद दुनिया वालों को पता चल जाए कि उनकी मौत की वजह आखिर था कौन। ये सारी सच्चाई जब सारे लोगों के सामने खुलकर आई तो सब लोग हैरान रह गए थे। इस तरह अखिलेश साहब और उनकी गर्लफ्रेंड को कड़ी से कड़ी सजा हुई थी। मैं रिहा हो गई थी और अपने घर वापस आ गई थी। मेरी माँ बुरी तरह से रो रही थी। मैं घर आई तो एक तरह से सब कुछ ठीक हो चुका था। ताऊ और ताई जी ने भी मुझे गले से लगाया था, मगर ऐसा क्यों और कैसे हुआ मैं नहीं जानती थी। माँ ने मुझे बताया कि बेटा, तेरे जाने के बाद तेरे ताऊ जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। तेरी ताई जी अकेली रह गई थी। मैं तुझसे ज्यादा तेरे ताऊ जी के लिए परेशान हो रही थी। तेरी ताई बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उधर तू भी जेल में थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर वाले ने तेरे ताऊ जी को ठीक कर दिया और उनके दिल में हम लोगों के लिए रहम डाल दिया। ऊपर वाला जो करता है सही करता है। मेरे साथ जो हुआ वो सब कुछ दुनिया वालों के सामने आया तो एक तरह से लोगों ने मुझे बड़ा ही साहसी कहा था। लोगों का कहना था कि अगर उस दिन ये लड़की अपने घर ना जाती तो शायद ये अपनी मालकिन को बचा लेती, मगर उसके पति ने इसे ही जेल भिजवा दिया। किस्मत के लिखे को ऊपर वाला ही जानता है। वो कड़ा वक्त भी जैसे तैसे गुजर गया। ताऊ जी बीमार होने के बाद हमारी अहमियत समझने लगे और उसके बाद उन्होंने हम दोनों माँ बेटी की जिम्मेदारी भी उठाना सीख लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।